अब हम शुरू करेंगे हमारे टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। फुल फॉर्म याद रखना KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। नाम से पता चलता है गैसेस के बारे में पढ़ेंगे एंड रेडिएशन। तो हम इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये है हमारा पार्ट 1 और ये है हमारा पार्ट 2। तो पहले पार्ट में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे और सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे रेडिएशन के बारे में। तो अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा फर्स्ट पार्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आप लोगों को भेजा ही है, तो उसमें आप लोगों ने देख लेना है वेटेज कितना है चैप्टर को। इंपॉर्टेंट चैप्टर है KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ले रहे हैं पहला पार्ट। अब इसमें हम लोग इसको मिटाने के बाद में पर रेडिएशन सेकेंड पार्ट में लेंगे। पहले हम लेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पुराने सिलेबस में यानी तुम लोगों के पहले के भी पहले वाले सिलेबस में ये दोनों चैप्टर अलग अलग थे, यहाँ पे भी ये दोनों चैप्टर कंबाइन कर दिए। तो दिख रहे हमको 16 चैप्टर है, बट एक्चुअल में वो 20-21 चैप्टर हो जाएंगे अगर हम सब चैप्टर जो पहले अलग अलग थे वैसे करें तो तुम्हारे पहले वाले इसमें 20 चैप्टर थे, अब 20 के उन्होंने 16 कर दिए, पर सब मिक्स किया है, ध्यान रखो। तो पहला पार्ट ये लेंगे, दूसरा पार्ट ये लेंगे। KTG पहले ले रहे हैं। तो KTG शुरू करने से पहले बता रहा हूं मैं तुम लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, वो ध्यान से देख लो। पहले हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में। शायद आप लोगों का केमिस्ट्री में हुआ होगा स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट तुम लोगों का हुआ होगा, पर मैं पूरा डिटेल में लूंगा क्योंकि स्पेसिफिक हीट हमारे को बहुत जगह काम में आएगा, इसलिए मैं पूरा डिटेल में ले रहा और आप लोगों का शायद केमिस्ट्री में हुआ हो, तो ध्यान रखना। अब देखो स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट लेंगे। सपोज दिस इज अ कंटेनर। हम हमेशा जनरलाइज एग्जांपल ही लेते हैं ताकि समझ में आए, तो हम यहाँ पे भी एक जनरलाइज एग्जांपल ही लेंगे, वाटर। ये है समझो वाटर कंटेनर, ठीक है। इसको हम लोगों को सप्लाई करना है हीट सप्लाई कर रही है, गर्म कर रहे हैं इसको, हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बर्नर वगैरह लगा के हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो हीट कितनी सप्लाई कर रहे हैं, सपोज Q। तो ये जो हीट सप्लाई हम लोग कर रहे हैं Q इज हीट सप्लाई। ये हम लोग देखेंगे कि काय पे डिपेंड करती है। फिर हम स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन पे जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट में पूरा डिटेल में समझा रहा, केमिस्ट्री में आप लोगों को हुआ होगा, फिर भी एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है। तो हम ले रहे हैं फर्स्ट पार्ट हमारा KTG यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सेकंड पार्ट में हम लोग रेडिएशन लेंगे, वो बाद में देखेंगे। तो पहला पार्ट ले रहे हैं हम लोग KTG शुरू करने से पहले स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, वो अच्छे से नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बाद में भी हमारे काम आएगा। टेक्स्ट बुक में नहीं है, 12th के नोट्स में भी नहीं है, तो ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है या अपने हिसाब से लिख लेना है, ठीक है। फेयर में तो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट वो देखेंगे हम लोग, और उसके पहले हम देख रहे हैं Q इट इज हीट सप्लाई। तो इस पानी को गर्म करने के लिए हमको हीट सप्लाई करना है। तो ये जो हीट हम सप्लाई करेंगे वो काय पे डिपेंड करेंगे, तो हम देखेंगे वो काय पे डिपेंड करते। सो फर्स्ट दैट हीट सप्लाई डिपेंड्स ऑन मास। सिंपल लॉजिक है, देखना आप लोगों को समझ में आता है। यहाँ पे वाटर है, समझो वाटर है यहाँ पे 5 kg, ठीक है। इसका इनिशियल टेम्परेचर है समझो पानी का 10 डिग्री सेल्सियस। हमको 10 डिग्री सेल्सियस से हीट करके उसका टेम्परेचर बढ़ाना है 11 डिग्री सेल्सियस तक, यानी हम हीट कर रहे हैं पानी को 1 डिग्री सेल्सियस से। क्या कर रहे हैं हम, टेम्परेचर को इंक्रीज, ज्यादा भी कर सकते हैं पर अभी फिलहाल एग्जांपल देख लेते हैं। 5 kg वाटर, ये देखो 5 kg वाटर है, इनिशियल टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, उसको हीट सप्लाई करना है। हीट सप्लाई करके उसका टेम्परेचर बढ़ाना है फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 11 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड कंटेनर लेंगे, ये इसमें भी वही एग्जांपल लेंगे, इसमें भी समझो है वाटर, इसमें भी हमने वाटर ही लिया है, ठीक है। इसमें भी हमने वाटर ही लिया है। नाउ इसको भी हम हीट करने वाले हैं, यहाँ पे बर्नर लगा के ये हीट कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब फिर से इसका भी इनिशियल टेम्परेचर उतना ही लो 10 डिग्री सेल्सियस,
पर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो कंटेनर बड़ा है यानी पानी भी ज्यादा होगा। समझो यहाँ 15 kg वाटर है, जबकि यहाँ सिर्फ 5 kg वाटर था। देखो दोनों एग्जांपल में फर्क समझना। तो ध्यान से देखो, इसका इनिशियल टेम्परेचर भी उतना ही है, तो हमको टेम्परेचर फिर से इंक्रीज करना है 10 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे टेम्परेचर सेम है, इनिशियल भी सेम है और फाइनल भी सेम है, दोनों जगह मटेरियल भी सेम है, वाटर। अब यहाँ एनर्जी अगर Q1 सप्लाई कर रहे हैं और यहाँ एनर्जी हम लोग लिखेंगे हम सप्लाई कर रहे हैं Q2, ठीक है। क्या लगता किसको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? सोचो, तुम लोग सोचो किसको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। इनिशियल टेम्परेचर दोनों का सेम है 10 डिग्री सेल्सियस, इस वाटर को भी 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना है और इस वाटर को भी टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना है? 1। यानी टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल सेम है, यहाँ पे भी इनिशियल और फाइनल सेम है, ठीक है। मटेरियल भी सेम है, यहाँ पे भी वाटर, यहाँ पे भी वाटर, पर यहाँ पे फर्क है मास का। यहाँ 5 kg वाटर है, यहाँ 15 kg वाटर है। किसको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? सोचो तुम लोग, किसको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करेंगे? किसको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करेंगे? अगर आपने सेकंड वाले को बोला है तो सही है। क्यों सेकंड वाले को? क्योंकि उसमें मास ज्यादा है, वही है वाटर ही है पर मास ज्यादा है, तो उसको 1 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। बाकी सब चीजें हमने कांस्टेंट रखा है, बाकी सब चीजें सेम रखा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एनर्जी सप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। देखो सीधा एग्जांपल है, अगर मान लो आप लोगों को घर में आप 4 लोग हैं, 4 लोगों की चाय बनाना है, 4 कप चाय बनाना है, तो डेफिनेटली 5 मिनट 10 मिनट में वो चाय बन जाएगी, क्योंकि कम मास है, कम मास को गर्म करना है तो चाय जल्दी बन जाएगी। पर अब मान लो आपके यहाँ 400 लोग आए हैं, तो इतने से कंटेनर की जगह आप इतना बड़ा कंटेनर आपको अब चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको 400 कप चाय बनाना है 400 लोगों के लिए। तो डेफिनेटली उसमें गर्म होने में ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मास ज्यादा है, मास ज्यादा है, ठीक है। समझ में आ रहा लॉजिक? तो यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर सेम था, फाइनल टेम्परेचर भी सेम था, दोनों जगह हम कितने डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर रहे थे टेम्परेचर को? 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कंडीशन देखो, वाटर वाटर वो से, तो कंडीशन देखना, वाटर वाटर सेम, यानी यहाँ पे भी वाटर यूज किया, यहाँ पे भी वाटर किया, ये सेम है। टेम्परेचर इनिशियल सेम, फाइनल सेम, इनिशियल सेम, फाइनल सेम, दोनों का भी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हुआ है। सिर्फ हमने क्या बदला है? मास। यहाँ 5 kg वाटर है और यहाँ 15 kg वाटर है, तो डेफिनेटली यहाँ आप लोगों को ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा। मैं उसको लीटर भी बोल सकता था, पर एक्चुअल में मास के साथ कंपेयर करना था, इसलिए लीटर वर्ड यूज नहीं किया। तो याद रखना, लीटर जो है वो वॉल्यूम है, हम यहाँ मास ही ले रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा तेल, तेल लीटर में भी आता और तेल किलो में भी आता। अगर आप कंटेनर देखेंगे वो 15 kg का आता, बड़ा कंटेनर जो आता तेल का वो 15 kg का आता, छोटा कुछ लेने जाएंगे तो वो लीटर में रहता, ठीक है। तो इसलिए हम मास कंसीडर कर रहे हैं उसका वाटर का, ताकि हमको मास के साथ रिलेशन मिले। एग्जांपल समझ में आया? अगर आप लोगों ने ये बोला हो तो फिर थोड़ा सा लॉजिक ठीक करने की जरूरत है, पर मोस्ट ऑफ द बच्चों ने शायद यही बोला होगा, ठीक है। तो याद रखो, जितना ज्यादा मास गर्म करना है उतना ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम हीट सप्लाई, फर्स्ट थिंग इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज्यादा मास है उतनी ही ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उसको गर्म करने के लिए, बाय सेम टेम्परेचर, बाय 1 डिग्री सेल्सियस, बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल टेम्परेचर सेम, फाइनल टेम्परेचर सेम, वाटर भी वही, मटेरियल भी सेम, पर मास था 5 kg, मास है यहाँ पे 15 kg। तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका लॉजिक ऐसे भी देख सकते हैं कि किसी घर में अगर
3 या 4 लोग हैं तो उनके यहाँ सिलेंडर 1 महीना चलता होगा या 1.5 महीना चलता होगा, और किसी घर में 15-20 लोग हैं तो उनके यहाँ सिलेंडर 10-15 दिन में ही खत्म हो जाता होगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग हैं उतना ज्यादा वहां पे खाना बनता होगा, उतनी ज्यादा चाय बनती होगी, उतनी ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ती है। जितने कम लोग हैं उतना कम खाना बनेगा, उतनी कम चाय दूध बनेंगे, यानी उतनी कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो याद रखो, जितना ज्यादा मास आप लोगों को गर्म करना है उतनी ज्यादा आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो एनर्जी सप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो, ठीक है, ये एग्जांपल बता रहा हूं। ये फर्स्ट थिंग हो गया कि हम देखिए कि काय पे डिपेंड कर रहा है, वो मास पे डिपेंड कर रहा है। एनर्जी सप्लाई विल डिपेंड ऑन मास। फर्स्ट पॉइंट हो गया। बाकी सब चीजें हमने सेम रखा था, सिर्फ क्या चेंज किया था, क्या अलग था, दोनों भी एग्जांपल में सिर्फ एक ही चीज अलग थी, मास। तो हमने देखा जितना ज्यादा मास है उतनी ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ सेकंड, अब देखो सेकंड एग्जांपल, सेकंड पॉइंट, एनर्जी सप्लाई काय पे डिपेंड करेगी और वो भी देखते हैं। तो फर्स्ट केस में वाटर है, सेकंड केस में वाटर ही ले रहे हैं, ठीक है, वाटर ही ले रहे हैं। इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है। अब देखो इसमें भी मास अब लेंगे 5 kg, 5 kg वाटर लेंगे, इनिशियल टेम्परेचर भी वही लेंगे 10 डिग्री सेल्सियस। पर अब ध्यान देना क्या चेंज कर रहे हैं। पहली केस में हमने मास अलग लिया था, बाकी सब चीजें सेम रखी थी। अब हम क्या चेंज कर रहे हैं वो देखना। अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूं सेकेंड पॉइंट, इनिशियल टेम्परेचर सेम है, पर अब इसको 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है, जबकि इसको 10 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस तक ही हीट करना है। तो इसको आप लोगों को हीट करना था बाय ओनली 1 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से ही बढ़ाना है, जबकि इसका टेम्परेचर आप लोगों को बढ़ाना है बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका इनिशियल 10 है, उसको हीट करके 11 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है। इसका भी इनिशियल 10 ही है, मास भी सेम है, पर इसको हीट करके 20 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है। अब सोचो कि किसको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इसको या इसको। अब ध्यान रखो, मास दोनों में सेम है, मटेरियल दोनों में सेम है, मटेरियल वर्ड भी यूज कर रहा हूं वो भी ध्यान देना। मटेरियल दोनों में सेम है वाटर, मास दोनों में सेम है 5 kg, इनिशियल टेम्परेचर भी सेम है, बट फाइनल टेम्परेचर सेम नहीं है। यहां 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना है, जबकि यहां 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को बढ़ाना है। ये तो वैसे ही हुआ जैसे नहाने के लिए पानी गर्म करें, तो नहाने के लिए हम इतना ही पानी गर्म करेंगे कि जितना हमारा बॉडी सहन कर सके। पर जब हम लोगों को पानी उबालना है, जैसे उसमें चावल उबाल रहा है, तो वहां पे पानी को ज्यादा गर्म करते जब तक पानी बॉईल नहीं होता। तो बॉइलिंग वाटर से हम लोग नहीं नहाएंगे, तो हम पानी को गर्म करते कम देर के लिए, ताकि टेम्परेचर कम इंक्रीज हो, हम उससे नहा सकें। पर जब उतना ही पानी हम लोगों को चावल या दाल पकाने के लिए यूज करना है, तो हम उसको बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाएंगे, यानी टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना है। तो याद रखो, जितना ज्यादा आपको टेम्परेचर बढ़ाना है उतनी ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। यानी यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ही बढ़ाना है तो कम एनर्जी सप्लाई करो, जबकि यहाँ टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना है तो ज्यादा एनर्जी सप्लाई करो। समझो चाय बना के रखिए, ठंडी हो गई, तो फिर अपन क्या बोलते हैं, यार थोड़ा सा ही गर्म करो पीने लायक, बस। तो थोड़ा सा गर्म किया पीने लायक। कोई बोलता नहीं यार फिर से उबाल लो उसको, उसमें थोड़ा और कुछ या शक्कर कम होंगी तो शक्कर डालो, उसको बॉईल कर लो वापस से, तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी ज्यादा देर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। पीने लायक गर्म करना है, बस गैस पर रखेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, उतार लेंगे। जब ज्यादा गर्म करना है, बॉइलिंग तक लेके जाना है, तो उसको बहुत देर तक रखना पड़ेगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज करना है उतनी ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ये समझ में आ रहा ना? देख लो, कम गर्म करना है, थोड़ी देर गैस पे रखो, हटा। ज्यादा गर्म करना है, ज्यादा देर गैस पे रखना पड़ेगा और हटाना पड़ेगा, तो वहां ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। मीन्स व्हाट, एनर्जी सप्लाइड इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर कितना चेंज करना है हमको, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंजिंग टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, दोनों केसेस ध्यान में आप लोग हैं। तो
एनर्जी जो सप्लाई करेंगे एक तो डिपेंड करेगा मास, कितना ज्यादा मास गर्म करना है, एंड सेकंड थिंग ये डिपेंड करेगा कि उसका टेम्परेचर आप लोगों को कितना ज्यादा चेंज करना है, थोड़ा ही गर्म करना है या बहुत ज्यादा गर्म करना है। जितना ज्यादा गर्म करना होगा उतनी ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, या उतना ज्यादा आप लोगों को हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो एनर्जी सप्लाई टू एनी मटेरियल टू चेंज इट्स टेम्परेचर, heat supply बोलो या energy supply, heat is the form of energy. It is directly proportional to mass and directly proportional to change in temperature, कि कितना टेम्परेचर आप लोगों को चेंज करना है। जितना ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर है, यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज हुआ है, जबकि यहाँ से 1 डिग्री सेल्सियस से, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ पे आप लोगों को कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। देखो इतना समझ में आएगा। ये दो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों एग्जांपल बता के ठीक है, तो याद रखो डायरेक्ट वेरिएशन है, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। हीट एनर्जी, हीट को एनर्जी बोल सकते हैं, हीट एनर्जी बोल दो या तो, और हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज करना है उतनी ज्यादा क्या सप्लाई करनी पड़ेगी, हीट। तो अभी हम स्पेसिफिक हीट पे नहीं पहुंचे, ये तो हीट सप्लाई के बारे में लिख रहे हैं। अब आएगा स्पेसिफिक हीट का लॉजिक, ये देख लो पहले, ये दो पॉइंट देख लो फिर आगे चलते हैं। तो याद रखो, ये नोट डाउन कर लेना, काम आएगा। तो किसी भी चीज को अगर हीट करना है तो उसको कितनी एनर्जी, हीट एनर्जी सप्लाई करना है आप लोगों को, वो एक तो डिपेंड करेगा, क्या पे डिपेंड करेगा, मास पे, कि कितना ज्यादा मास आप लोगों को गर्म करना है। सेकेंड थिंग डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा गर्म करना है, कितना ज्यादा गर्म करना है, कम गर्म करना है या ज्यादा गर्म करना है, चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा है या चेंज इन टेम्परेचर कम है। तो एनर्जी, हीट एनर्जी सप्लाई जो कर रहे हैं यहाँ पे इट डिपेंड्स ऑन मास एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, एग्जाम्पल के साथ बताया है तो लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इन दोनों को कंबाइन करेंगे, देखते हैं। ये नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। तो अब देखो इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा है, एनर्जी सप्लाइड या हीट एनर्जी सप्लाइड टू एनी सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो हम इनको कंबाइन करेंगे, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T। प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट डालेंगे, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज कॉल्ड, अब आ गया हमारा स्पेसिफिक हीट। तो ये आ गया हमारा स्पेसिफिक हीट का सिंबल C। देखो कहीं कहीं पे स्पेसिफिक हीट C से डिनोट किया है, कहीं कहीं पे S से डिनोट किया है, तो अभी हम फिलहाल C से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा स्पेसिफिक हीट, C से डिनोट करेंगे। प्रोपोर्शनल की साइन हटा के एक कांस्टेंट डाला है, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। उसकी डेफिनेशन बाद में देखेंगे, M डेल्टा T, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। तो अब किसी भी मटेरियल को हीट सप्लाई करना है तो इट डिपेंड्स ऑन मास एंड टेम्परेचर, और ये क्या है वो बताता। अब देखो तो ये दोनों तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, अब स्पेसिफिक हीट का इसमें क्या कॉन्सेप्ट है वो समझना। तो अब हम यहाँ स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, Q अपॉन M डेल्टा T, M डेल्टा T। देखो दिख रहा है, ठीक है। तो ये है स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला, Q अपॉन M डेल्टा T। अब ध्यान दो, जितने भी अपन एग्जांपल लिए, पहले मास अलग अलग था, अब टेम्परेचर अलग अलग है, तो हमने क्या सेम रखा था, मटेरियल। क्या सेम रखा है, मटेरियल, ठीक है। तो याद रखो, फिर से बता रहा, जब हम प्रोपोर्शनल की साइन हटाते तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लिखते हम लोग, ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब वो कांस्टेंट है, उस इक्वेशन में वो काय पे भी डिपेंड नहीं करेगा। अब ये वाला ही केस ले लो, समझो टेम्परेचर ये था, मास उतना ही था, ठीक है। तो अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी सप्लाई भी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं एनर्जी सप्लाई भी बढ़ेगी, बट रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट। फर्स्ट एग्जांपल, इसके पहले वाला, जब मास बढ़ाया था तो एनर्जी बढ़ेगी, फिर से रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है,
ओम्स लॉ के टाइम में बताया था, बाकी जहां पे भी प्रोपोर्शनल के साइन हटाए थे सब जगह बताया है कि प्रोपोर्शनल के साइन हटा के जब आप कोई कांस्टेंट लिखते तो याद रखो वो उस इक्वेशन में काय पे भी डिपेंड नहीं करता। तो ये डिपेंड काय पे करता, तो ये समझना स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिपेंड्स ऑन, काय पे डिपेंड करेगा, याद रखो स्पेसिफिक हीट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी ने पूछा इक्वेशन लिख के स्पेसिफिक हीट काय पे डिपेंड करता, Q पे, M पे, डेल्टा T पे, तो बोलना नहीं, इट डज नॉट डिपेंड ऑन देम, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। तो अभी तो फिलहाल मटेरियल सेम है, तो यहाँ जितनी स्पेसिफिक हीट है यहाँ पे भी उतनी स्पेसिफिक हीट है, तो सब कुछ डिपेंड करेगा मास एंड चेंज इन टेम्परेचर पे। अब मैं मटेरियल का भी एग्जांपल बताता हूँ, वो भी देखते हैं, तो उसमें वो भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। पर याद रखना C डिफाइन करते समय हम इसका जो इक्वेशन है उसका यूज करेंगे, वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग उससे, पर ये याद रखो। फिर से देखो यहाँ क्या चेंज हुआ, टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हुआ, एनर्जी सप्लाई भी चेंज हुई, जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज उतनी ज्यादा एनर्जी सप्लाई, रेशियो कांस्टेंट यानी ये कांस्टेंट। फर्स्ट वाले केस में हम मास बदल रहे थे, उतनी ज्यादा एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, फिर से रेशियो कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो C आया है, अभी फिलहाल हम इसको लिखेंगे यहाँ पे C काय के लिए, ये स्पेसिफिक हीट, आप चाहे तो यहाँ W लिख लो, दिस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, यहाँ पे भी वो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, दोनों के लिए वो स्पेसिफिक हीट क्या रहेंगी, कांस्टेंट। वो काय पे डिपेंड करती है, याद रखना स्पेसिफिक हीट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल और इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। उसका भी एग्जांपल बताता, ध्यान से सुनो। तो ये बन गया हमारा स्पेसिफिक हीट का पूरा फॉर्मूला, ये W हटा देते हैं, बाद में देखिएगा उसको। तो अब देखो ये हटा देते हैं, एग्जांपल समझना। अब ध्यान दो, इक्वेशन देखो बेटा, एक बार क्या समझ में आया होगा, ये दो पॉइंट समझ में आ गए, तो वो देखो मटेरियल का एक। अब यहाँ मटेरियल है 5 kg वाटर, इनिशियल टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर करना है 11 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान दो, इनिशियल टेम्परेचर है वही 10 डिग्री सेल्सियस, हमको वापस से करना है वही 11 डिग्री सेल्सियस, यानी मास भी सेम और टेम्परेचर जो है चेंज हो रहा वो भी सेम। कितने से चेंज हो रहा, 1 डिग्री सेल्सियस। देखो दोनों एग्जांपल, बट हम मटेरियल बदलेंगे। अब यहाँ लेंगे हम लोग मर्क्यूरी Hg, मटेरियल बदल गया, ये हमने मटेरियल बदल। तो फर्स्ट केस में देखो ध्यान दो, एग्जांपल समझ लें, अभी तक मटेरियल नहीं बदला था, अब हमने मटेरियल चेंज करना है। अब ध्यान दो क्या क्या सेम है, देखो मास सेम है, टेम्परेचर जो चेंज हो रहा वो भी सेम है, मास भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो क्या एनर्जी सप्लाइड सेम लगेंगी क्या दोनों में, नहीं, क्योंकि हमने मटेरियल बदल दिया है। अब इसमें और इसमें मटेरियल चेंज हुआ है और ये C डिपेंड करेगा, C डिसाइड करेगा कि किसको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना है। अब ये जो मास है वो भी सेम है दोनों में, और ये चेंजिंग टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस वो भी सेम है, तो ये डेल्टा T मतलब माइनस करना, 11 माइनस 10, यानी यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ पे भी आएगा 1, यहाँ पे मास 5 kg, दूसरे वाले के लिए भी 5 kg, तो अब सब कुछ काय पे डिपेंड करने वाला है, C पे, यानी काय पे, मटेरियल पे, यानी काय पे डिपेंड करेगा, स्पेसिफिक हीट पे। तो और एक चीज बता रहा हूं, ध्यान रखो, पहले इतना नोट डाउन करो। तो अगर मास भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो सब कुछ डिपेंड करेगा मटेरियल पे। तो इन शॉर्ट, अब किसी चीज को अगर एनर्जी सप्लाई करना है तो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, याद रखना इस इक्वेशन से। एक तो डिपेंड करता मास पे, एक डिपेंड करता टेम्परेचर पे कितना चेंज कर रहे हैं, और एक डिपेंड करेगा मटेरियल पे कि आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, या मटेरियल बोलने की जगह हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड करेगा। क्या पे डिपेंड करेगा, स्पेसिफिक हीट पे। तो देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं, यूनिट वगैरह भी बताऊंगा और इसका डेफिनेशन वगैरह भी ले लेते, फिर आगे चलेंगे। सॉलिड के लिए अलग करेंगे स्पेसिफिक हीट, फिर गैसेस के लिए बताएंगे, फिर हमारा चैप्टर आगे शुरू होगा। ये देख लो पहले, तो हम पहला पार्ट ले रहे हैं KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, रेडिएशन बाद में देखेंगे।
तो अब हम पहले डिफाइन करेंगे स्पेसिफिक हीट। तो एनर्जी सप्लाई, गर्म करने के लिए एनर्जी जो सप्लाई कर रहे हैं, पहली चीज बताया मास पे डिपेंड करेगा, सेकंड चीज बताएगा टेम्परेचर पे, और थर्ड चीज बताया क्या पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे। तो तीनों के साथ डायरेक्ट रिलेशन, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये सी का फॉर्मूला बन गया। तो याद रखो सी इन इक्वेशन पे क्या पे डिपेंड नहीं करता, याद रखो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल बदला है तो सी की वैल्यू चेंज हो, ठीक है। तो यहां देखो मास भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, बट मटेरियल चेंज हो गया तो एनर्जी सप्लाई भी चेंज हो गई, ध्यान रखो। इतना देखो फिर आगे चलो। तो कितना मास गर्म कर रहे, कितना ज्यादा टेम्परेचर के लिए गर्म कर रहे हैं, और किस मटेरियल को गर्म कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। तो एनर्जी जो सप्लाई करेंगे वो डिपेंड करेगा मास पे, कितना मास गर्म करना है, कितना ज्यादा गर्म करना है उस पर भी डिपेंड करेगा, और किस मटेरियल को गर्म करना है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट का। डेफिनेशन वगैरह देखते हैं, पहले इतना देख लो एक बार। तो देखो आगे, तो अब मटेरियल पे, ठीक है, यहाँ वाटर है, यहाँ मर्क्यूरी। नॉन सॉलिड और लिक्विड, हम गैसेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं नॉन सॉलिड्स एंड लिक्विड, सॉलिड्स एंड लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो नॉन सॉलिड्स और लिक्विड में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट किसी की पूछा तो याद रखना, यानी सी की वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू मैक्सिमम किसके लिए है, वाटर के लिए। मतलब उसको गर्म करने के लिए सेम मास है, सेम चेंज इन टेम्परेचर है, वाटर को ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू मर्क्यूरी, याद रखना है। तो नॉन सॉलिड, उसकी वैल्यू क्या है वो भी बताऊंगा, पर नॉन सॉलिड्स और लिक्विड जो है, गैस की बात नहीं कर रहे अभी, सॉलिड और लिक्विड की बात कर रहे हैं। जितने भी हमारे को सॉलिड और लिक्विड मालूम है उसमें सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट की वैल्यू यानी सी की वैल्यू है किसकी, वाटर की। बाकी सब की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू वाटर से कम है। इसका मतलब वाटर को गर्म करने के लिए ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू एनी अदर मटेरियल। तो यहाँ देखो मास सेम है, टेम्परेचर जो चेंज है वो भी दोनों जगह सेम है, डेल्टा टी, मास भी सेम है m। तो अब स्पेसिफिक हीट किसकी ज्यादा है, वाटर की। तो वाटर को ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। स्पेसिफिक हीट का इन शॉर्ट मतलब समझेंगे हम लोग, जो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा कि वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, पर उसकी वैल्यू जो टेम्परेचर की है वो राइज कम होगी, ठीक है, वो भी समझा था। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोल सकते हैं या स्पेसिफिक हीट भी बोल सकते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट इंडिकेट्स दैट कि वो मटेरियल कितनी हीट एब्जॉर्ब कर सकता, ठीक है। तो ये है, तो नॉन सॉलिड्स और लिक्विड में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट किसकी है, वाटर की, याद रखना। तो इन दो एग्जांपल में जहां मास सेम है, चेंजिंग टेम्परेचर डेल्टा टी भी सेम है 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस, वहां वाटर को ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू एनी अदर मटेरियल। यहाँ कोई भी अदर मटेरियल लेंगे, कोई भी नॉन सॉलिड और लिक्विड, गैस की बात नहीं कर रहे हैं, तो नॉन सॉलिड्स और लिक्विड में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट किसकी वैल्यू है, वाटर की। तो वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा और उसका टेम्परेचर कम राइज होगा, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा और टेम्परेचर कम राइज होगा, वो भी समझा था, वो देखते हैं। नहीं समझना स्पेसिफिक हीट, तो ये वाटर रहने देते हैं, एग्जांपल में रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ वाटर है 5 kg, यहाँ मर्क्यूरी है, कोई भी दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, सपोज वो भी है 5 kg। अब यहाँ आपको टेम्परेचर चेंज करना है 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ एनर्जी के हिसाब से लेते हैं, समझना एग्जांपल। यहाँ है मर्क्यूरी, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, उसका मतलब समझना। अब यहाँ पे एनर्जी सप्लाई किया समझो हम लोगों ने 100 जूल, और यहाँ पे भी एनर्जी सप्लाई किया हमने 100 जूल। ध्यान दो, मास दोनों का सेम है, एनर्जी सप्लाई दोनों जगह सेम है, ठीक है। टेम्परेचर और स्पेसिफिक हीट का रिलेशन देखना यहाँ पे,
यहाँ पे भी 100 जूल सप्लाई किया है, यहाँ पे भी 100 जूल सप्लाई किया है। इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे भी 10 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे भी 10 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ एग्जांपल है, ऐसा नंबर एग्जैक्टली नहीं होगा पर जस्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ टेम्परेचर हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस से मान लो 50 डिग्री सेल्सियस तक। तो आपने इस मर्क्यूरी, देखो फिर से ध्यान से सुनना, मास सेम है 5 kg 5 kg, मटेरियल अलग है, एनर्जी जो सप्लाई कर रहे हैं वो भी सेम है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट अलग है तो टेम्परेचर जो चेंज होगा वो भी अलग रहेगा, ध्यान रखो, वही बता रहे हैं। तो वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वाटर और राइस कम होगा, ध्यान रखो। देखो 5 kg 5 kg, इसको हमने 100 जूल एनर्जी सप्लाई किया तो इनिशियल टेम्परेचर सेम था 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। चेंज कितने इसका हुआ है, 40 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ है। उतनी एनर्जी उतने ही मास को अगर हम वाटर को सप्लाई करें तो अब इसका 10 डिग्री सेल्सियस से राइज होगा खाली समझो 25 डिग्री सेल्सियस तक। कितने डिग्री का राइज हुआ है, 15 डिग्री सेल्सियस तक। जबकि हमने दोनों को एनर्जी सेम सप्लाई किया है, दोनों को एनर्जी सेम सप्लाई किया है, बट इसका टेम्परेचर ज्यादा चेंज हुआ है, इसका टेम्परेचर कम चेंज हुआ है। ये किसकी वजह से हुआ है, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इस मटेरियल की ज्यादा है तो उसने एब्जॉर्ब ज्यादा किया, राइज कम हुआ है। इसने उतना ही एब्जॉर्ब किया बट टेम्परेचर ज्यादा राइज हुआ है। अब इसको भी अगर मान लो 50 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है, जैसे ये है 10 डिग्री सेल्सियस, इसको भी हमको 50 डिग्री सेल्सियस तक ही ले जाना है, यानी देखो इसको भी चेंज करना है बाय 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, समझो 500 जूल, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं। तो इसने 100 जूल में ही इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो गया, जबकि यहाँ पे हमको 500 जूल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उतना ही टेम्परेचर चेंज करने के लिए। सब कुछ क्या पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट पे। मास सेम है, टेम्परेचर सेम है, अब सब कुछ क्या पे डिपेंड कर रहा है, स्पेसिफिक हीट। तो याद रखो ये इसने ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब किया, 500 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब किया, बट उसका राइज कम है, जबकि इसने कम एनर्जी एब्जॉर्ब किया है जबकि उसका राइज ज्यादा है, उसके जितना ही है, फटक से राइज हो गया। कम एनर्जी में ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसने एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब किया है पर टेम्परेचर देखो उसके जितना ही हुआ, ठीक है। तो याद रखना वाटर की हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा है, इसीलिए आप लोग देखो हॉट वाटर बैग्स जो घर में, जैसे आप ग्रैंड पेरेंट्स होंगे तो पीठ सेकने के लिए या कहीं लगा होगा तो सेकने के लिए रबर की एक बैग आती है, उसमें गर्म पानी डाल के गर्म पानी से सेक करते हैं। तो गर्म पानी को गर्म कर रहे हैं हम लोग, जैसे ये और ये, तो गर्म पानी को गर्म करने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी। तो जब वो ठंडी होगी तो उसने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया है उतनी एनर्जी वो वापस भी इमिट करेगा, तो पानी ज्यादा देर तक गर्म भी रहेगा, वो हीट भी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्ब किया है तो इमिट भी ज्यादा करेगा। तो एग्जाम में वाटर की तरह बनो, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करो और ज्यादा हीट इमिट भी करो, मतलब एग्जाम में पेपर में ज्यादा हीट लिखोगे, समझ में आया। तो आप क्लास में जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे उतना ही ज्यादा एग्जाम में इमिट कर पाएंगे। सेम वाटर है, वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करता और फिर जब बारी आती तो इमिट भी ज्यादा करेगा, जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो ज्यादा इमिट करेगा, तो उसकी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा है, इसलिए हॉट वाटर बैग जो सेक करने के काम आता उसमें वाटर यूज करते हैं। सेकेंड थिंग, अगर 4 व्हीलर में देखा होगा तो आपने रेडिएटर रहता जिसमें हम लोग पानी डालते हैं एज ए कूलेंट ठंडा रखने के लिए। तो पानी जब इंजन चलता तो इंजन हीट जनरेट करेगा बहुत सारी। अब रेडिएटर में अगर पानी है और वहां पे देखो एक फैन घूमते रहता, ठीक है, तो रेडिएटर का पानी गर्म होगा। अगर पानी की जगह कोई दूसरा मटेरियल हम लोग यूज करेंगे तो थोड़ी सी हीट मिलते ही वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, पर पानी क्या करेगा, वो रेडिएटर वो इंजन की बहुत सारी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर भी अपने बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचा, यानी बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब किया है फिर भी ज्यादा टेम्परेचर उसका चेंज नहीं होगा एज कंपेयर टू अदर मटेरियल। तो इट इज अ गुड एब्जॉर्बर और टेम्परेचर भी ज्यादा चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने दोनों का एग्जांपल बताया 100 और यहाँ पे भी 100, तो ये अगर 40 डिग्री सेल्सियस से चेंज हुआ था तो ये सिर्फ कितने डिग्री सेल्सियस से चेंज हुआ था, 15। तो अगर हम रेडिएटर में मर्क्यूरी डालेंगे तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, गाड़ी 10 मिनट चलेंगे, इंजन गर्म होगा, वो भी गर्म हो जाएंगे। जबकि वाटर ज्यादा गर्म नहीं हुआ है, देखो 25 डिग्री सेल्सियस पे ही पहुंचा, ठीक है। अगर आप बहुत दूर चलाएंगे, बहुत देर तक चला रहे तो फिर पानी उसमें का बॉईल होने लग जाता, धीरे धीरे खत्म भी होगा बॉईल होके, फिर देखो गाड़ी गर्म हो जाती, फिर रोको उसको थोड़ी देर फिर चलाओ या फिर उसमें रेडिएटर में ठंडा पानी डालो फिर से। तो पानी क्यों यूज करते हैं वहां रेडिएटर में, बिकॉज उसकी हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा है।
देखो यहाँ पे और यहाँ पे इसने हीट इतनी एब्जॉर्ब किया, टेम्परेचर कम चेंज हुआ, यानी ये और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है यहाँ तक पहुंचने के लिए, 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए, जबकि इसने सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस में यहाँ तक पहुंच गया हो। तो वाटर की हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और उसका टेम्परेचर भी कम राइज होगा, टेम्परेचर भी कम राइज होगा। ये वैसे ही है, दो लोग खाना खाने गए, एक दुबला पतला है, उसकी कैपेसिटी खाना खाने की कम है, उसका पेट 2 रोटी में भर जाएगा, जबकि मोटा आदमी है, उसकी खाने की कैपेसिटी ज्यादा है, तो वो 10-15 रोटी भी खा लेगा तो भी अभी भी उसका पेट खाली है, वो और ज्यादा रोटी खा सकता है उसके बाद भी। तो वही लॉजिक है यहाँ पे। तो ये वो मोटा आदमी है वाटर जो बहुत ज्यादा खा सकता फिर भी उसका पेट खाली रहेगा। मर्क्यूरी वो पतला आदमी है कि जो थोड़ा सा भी खाएगा तो उसका पेट भर जाएगा, ज्यादा टेम्परेचर राइज हो जाएगा। तो नॉन सॉलिड्स और लिक्विड में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट किसकी है? वाटर की। इन शॉर्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब होता है हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा है? वाटर की, और उसका टेम्परेचर भी कम चेंज होगा। तो नॉन सॉलिड्स और लिक्विड में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट याद रखो वाटर की। मर्क्यूरी गुड कंडक्टर है, इसीलिए हम उसको थर्मामीटर में यूज करते हैं। थर्मामीटर आप लोगों ने देखा होगा, डिजिटल थर्मामीटर जो हम लोग के घर में अब यूज होता। अगर आपके पास पुराना थर्मामीटर है मर्क्यूरी थर्मामीटर, तो मर्क्यूरी ही क्यों यूज किया? उसमें होता क्या है, जैसे डॉक्टर आया, उसने थर्मामीटर को झटका मारा, ये समझो हमारा थर्मामीटर है, झटका मारा, मुंह में रखना है या यहाँ पीठ में रखना है, आम पीठ में, तो वहां रखे, 2 मिनट तक अपनी घड़ी देखेगा, 2 मिनट के बाद निकाल के टेम्परेचर देख लेगा। तो होता क्या, मर्क्यूरी ने हमारी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब किया और वो एक्सपांड हुआ, तो वो कम हीट एब्जॉर्ब करेगा और फटाक से एक्सपांड हो जाएगा। तो अपने को 2 मिनट में उसका आंसर मिल जाता कि हमारा बुखार कितना है। वहीं पे अगर मर्क्यूरी की जगह वाटर यूज किया होता तो डॉक्टर आता, यहां रखता और बोलता 10-15 मिनट रुकना है, मैं नाश्ता करके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा वाटर और टेम्परेचर कम राइज होगा, तो अपनी बॉडी से वो हीट एब्जॉर्ब करता जाएगा और फिर बहुत देर बाद सेम रीडिंग पे पहुंचेगा और हमारे बुखार है कि नहीं वो बताएंगे। इसीलिए मर्क्यूरी थर्मामीटर जनरली घरों में यूज होते हैं। उसके बाद देखो, मैंने हॉट वाटर बैग का बताया, उसमें पानी क्यों यूज होता, रेडिएटर में बताया पानी क्यों यूज होता, क्योंकि वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा और टेम्परेचर भी कम चेंज होगा, उसका जल्दी गर्म भी नहीं होगा, वो उसकी हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा है। इसीलिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जहां न्यूक्लियर एनर्जी से अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती, वहां पे रिएक्टर को भी पानी के अंदर बनाते हैं, वहां पे भी पानी एक्ट करता है एज ए कूलेंट, ठंडा रखने के लिए। तो वो उसमें से हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और टेम्परेचर उसका कम राइज होगा, तो वहां पे भी वाटर का यूज होगा। तुम लोगों ने पुराने मूवीज देखी होगी, आजकल की मूवीज में तो खैर बताते भी नहीं, पुरानी मूवीज में बताते थे कि कोई बच्चा बीमार है या कोई माँ बीमार है ऐसा, और बाजू में बैठ के एक जन पानी की पट्टी करता सर पे, यानी बहुत ज्यादा बुखार आया तो दिमाग में नहीं चढ़ना चाहिए, तो क्या करते हैं, ठंडे पानी की पट्टी या दूध की पट्टी भी रखते थे पहले, पर पानी की रखते जनरली, ठंडे पानी में भिगो के सर पे रखते थे, तो वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता, फिर उसको उतारते, फिर पानी में भिगो के फिर रख देते, तो वो अपने बॉडी में से क्या एब्जॉर्ब कर रहा, हीट एब्जॉर्ब कर रहा। तो सर ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इसलिए ठंडे पानी की पट्टियां रखते थे। आजकल वो बंद ही हो गया समझो, नहीं तो हर मूवी में पुराने देखेंगे तो वो सीन आप लोगों को देखने को मिल ही जाता। तो रेडिएटर में या हॉट वाटर बैग में पानी क्यों यूज होता, क्योंकि वो हीट, देखो यहाँ दोनों में सेम हीट है पर इसका टेम्परेचर कम राइज हुआ, अब इसको यहाँ तक लेके जाना है अगर 50 तक इसको भी, तो इसको और ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, प्लस और एनर्जी देना पड़ेगा, समझो 400 जूल, तब जाके इसका भी टेम्परेचर कहां तक जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब इसकी हीट एनर्जी इसके कंपैरिजन में ज्यादा एब्जॉर्ब करने की है, तो वाटर ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही राइज होने के लिए, यानी इसकी हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा है। तो रेडिएटर में हमको ऐसा ही मटेरियल चाहिए जो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करे, ऐसा मटेरियल नहीं चाहिए जो कम हीट एब्जॉर्ब करे और जल्दी गर्म हो जाए। ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा और फिर गर्म होगा, तो हमारा गाड़ी ज्यादा दूर तक हम चला पाएंगे, उसको ठंडा रख पाएंगे। तो यूनिट देखते हैं उसका, और फिर वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी है वो भी बताऊंगा। ये ध्यान रखना, नॉन सॉलिड्स और लिक्विड में हम गैस की बात नहीं कर रहे, सबसे ज्यादा स्पेसिफिक किसकी है, वाटर। तो इसका यूनिट और उसकी वैल्यू हम लोग देखेंगे बाद में, स्पेसिफिक हीट का यूनिट वगैरह देखेंगे, ये नोट डाउन कर लेना, आगे चलते हैं। अब
देखो उसका यूनिट बना लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते वापस से, Q इज इक्वल्स टू C M डेल्टा टी, कहीं कहीं पे डेल्टा टी की जगह डेल्टा थीटा भी लिखा हुआ है, C की जगह S भी लिख सकते हैं स्पेसिफिक हीट का, तो अभी हम फिलहाल C लिखेंगे। सो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन M डेल्टा टी। तो इसमें Q इज द हीट सप्लाइड या हीट एनर्जी सप्लाइड है, M इज द मास है, एंड डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर। M इज द मास, डेल्टा T यानी चेंज कितना हो रहा है वो टेम्परेचर है माइनस करके, चेंज इन टेम्परेचर। तो यूनिट देखो, देखो फिर से बता देता, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उसका एसआई यूनिट तो जूल ही है, बट सीजीएस यूनिट है कैलोरी, ये याद रखना, कैलोरी है उसका सीजीएस यूनिट। ये याद रखो, तो हीट का एसआई यूनिट है जूल, क्योंकि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट सीजीएस यूनिट है कैलोरी। ये देख लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो कन्वर्शन भी याद रखना बेटा, इसका जूल और कैलोरी जनरली 4.18 लिखते हैं, जूल इज इक्वल्स टू 1 कैलोरी, और कहीं कहीं पे 4.2 जूल इज इक्वल्स टू 1 कैलोरी, जो दिया हुआ वो कन्वर्शन यूज कर ले। तो ये याद रखना। तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का ऐसा यूनिट है जूल और सीजीएस यूनिट है कैलोरी, तो कन्वर्शन भी याद रखो। ग्राम कैलोरी भी बोल सकते हो उसको, सीजीएस में ग्राम में रहता ना मास, तो वो भी। अब इसका यूनिट यहाँ लिख दीजिएगा, यहीं लिख देना। तो ऐसा यूनिट लिख रहे तो इसकी जगह आएगा जूल, एनर्जी क्यू का, ये देखो क्यू का यूनिट पता है जूल अपॉन मास का केजी। अब टेम्परेचर का आप डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं जूल अपॉन केजी, और के मतलब केल्विन, केल्विन भी लिख सकते हैं या डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, ठीक है। और सीजीएस यूनिट आएगा, क्यू की वैल्यू लिखेंगे कैलोरी, पर मास का यूनिट ग्राम, और टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी आप कैलोरी सॉरी डिग्री सेल्सियस की जगह केल्विन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एसआई यूनिट, और ये है सीजीएस यूनिट। जूल की जगह कैलोरी या किलो कैलोरी में कन्वर्शन कर सकते हैं, ये देखो। या एसआई यूनिट में ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जूल की जगह जनरली कभी कभी ऐसा भी आ जाता है किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। तो के और के कैंसल, के स्टैंड फॉर किलो कैलोरी, और यहाँ केजी, के और के कैंसल, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस वही बन जाएंगे। तो जूल की जगह किलो कैलोरी भी लिख सकते हैं। तो ये यूनिट है, याद रखना है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये हीट का लिखा है, ये कन्वर्शन याद रखना, जनरली 4.18 जूल इज इक्वल्स टू 1 कैलोरी, या 4.2 जूल इज इक्वल्स टू 1 कैलोरी लिख सकते हैं आप लोग, जो गिवन रहेगा उससे कन्वर्ट करना। कहीं कहीं पे 4.2 देते, कहीं कहीं पे 4.18 देते, मैकेनिकल इक्विवेलेंट बोलते इसको, जूल से कैलोरी का कन्वर्शन देखो। और ये यूनिट याद रखो, यही से लिखना है, इसका जूल, मास का केजी, टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस, या फिर किलो कैलोरी केजी डिग्री सेल्सियस, केल्विन लिखना चाहे तो केल्विन भी लिख सकते हैं। और सीजीएस यूनिट इसका कैलोरी, मास का ग्राम, टेम्परेचर का वही डिग्री सेल्सियस या केल्विन। तो ये हो गया यूनिट। तो स्पेसिफिक हीट वाटर की बता रहा, नॉन सॉलिड लिक्विड में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट किसकी है, वाटर की। तो सीजीएस में लिख रहे हैं इट इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और बाकी सबकी नॉन सॉलिड्स और लिक्विड में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी है, या स्पेसिफिक हीट किसकी है, वाटर की। कितनी है, 1। मर्क्यूरी की अप्रोक्सीमेटली 0.33 है, यानी इससे बहुत कम है, यानी वो कम हीट एब्जॉर्ब करेगा और फटाक से राइज हो जाएगा टेम्परेचर उसका, जबकि वाटर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा और उसका टेम्परेचर कम राइज होगा। और ये याद रखना, जो भी नॉन सॉलिड एंड लिक्विड है, अब सबकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू इससे कम ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं रहेगी, इससे कम ही रहेगी।
तो आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं जूल को कैलोरी में, पर इतना याद रखो कि 1 की वैल्यू। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। बाकी सब की अब वैल्यू इससे कम ही रहेंगी, 0 पॉइंट में ही रहेंगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबके से ज्यादा किसकी है? वाटर की। यानी वाटर को अगर 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से हीट करना है तो कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? 1 कैलोरी। बाकी सबको इससे कम ही एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान नोट डाउन कर लो, मिटा रहे इसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखो, इसको मिटा रहे हैं। देख लो, कन्वर्शन याद रखो जूल और कैलोरी का। यहाँ पे भी चाहे तो आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, पहले तो यहाँ लिखेंगे 4.18 ये, और 2 है समझो आगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। तो ग्राम से केजी किया तो ये 3 पॉइंट हटा था, तो यहाँ लिखेंगे 418। तो 1 कैलोरी की जगह 4.182 एग्जैक्ट लिखेंगे तो 4.18 लिखा रहता, पर 4.182 है समझो, पूरा लिख लो लगे तो 4.182 या शॉर्ट में लिखते 4.2। तो यहाँ अगर 4.2 लेंगे तो ये हो जाएगा 4200। वो याद रखना है। तो कैलोरी का पहले जूल में कन्वर्ट कर दिया, नीचे ग्राम में ही है, उसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻3, तो यहाँ पे भी 10⁻3 लगाया, तो 4.2 की जगह 4200। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, तो जो गिवन रहेगा उसके हिसाब से लिख सकते हैं अपने। तो 4.18 लेंगे तो 4.182 लिख लो, या 4.2 है तो 4200, के लेना है ना, तो पॉइंट हटाना पड़ेगा। तो पहले कैलोरी का जूल में, तो यहाँ पॉइंट था, ग्राम का केजी में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करो तो ये पॉइंट है 4200। ठीक है, फिर से देखो बता दो, ये वाला ले रहे हैं हाँ, तो 4.2 कैलोरी से कन्वर्ट हो गया जूल में, 1 कैलोरी की जगह 4.2 जूल, ये 1 कैलोरी की जगह 4.2 जूल। नीचे अभी भी ग्राम है, तो आपको उसको केजी करना है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर नीचे 1000 से, के स्टैंड फॉर 10⁻3, तो ये बन जाएगा 4200। तो ये याद रखो या ये याद रखो, यहाँ पे लिख देता स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, आप ये भी लिख सकते हैं या जो दिया है वो, तो ये 4182 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस या कैलोरी। तो ये वैल्यू याद रखना, ये नहीं भी याद रखेंगे चलेगा, क्योंकि जो गिवन रहेगा उसके हिसाब से ये वैल्यू मिलेगी। फिर से बता रहा, ध्यान दो, ये यहाँ पे कन्वर्ट कैसे किया देखें, ये कैलोरी है, ये 1 कैलोरी है, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू, ये लिख रहे सपोज, तो क्या लिखेंगे, या ये लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे 4.2, और यहाँ पे आ गया जूल में। अब नीचे ऊपर एसआई में कर दिया तो नीचे भी एसआई में करो, तो क्या लाना है केजी, यानी के से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा 4200, या फिर 4182। तो आगे चलते हैं। अब हम सॉलिड लिक्विड, अच्छा फिर से यार बता रहा, नॉन सॉलिड्स और लिक्विड में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी है? वाटर की। अब समझो इस यूनिट पे लेंगे तो बाकी सब मटेरियल के लिए वैल्यू 1 से कम ही होंगे, 0.33 मर्क्यूरी के लिए, किसी और के लिए 0 पॉइंट समथिंग, तो सबकी स्पेसिफिक हीट अलग अलग रहेंगे। अब पर हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी है? वाटर की। याद रखना फिल इन द ब्लैंक के लिए, नॉन सॉलिड्स और लिक्विड में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी है? वाटर की। यानी वाटर हीट ज्यादा एब्सॉर्ब करेगा और टेम्परेचर राइज कम होगा, इसीलिए वाटर को यूज करते एज अ कूलेंट, ठंडा रखने के लिए। या तो हम रेडिएटर देख लो गाड़ी का, या फिर हम लोग देख लो हॉट वाटर बैग्स में, या न्यूक्लियर रिएक्टर्स जहां है वहां पे पानी के अंदर बनाते उसको, ताकि पानी हीट एब्सॉर्ब कर ले। देख, तो ये थोड़ा सा याद रखना। अब हम सॉलिड लिक्विड बोल रहे थे अभी तक। सॉलिड लिक्विड में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट किसकी है? वाटर की। नॉन सॉलिड्स एंड लिक्विड, जितने भी नॉन सॉलिड्स एंड लिक्विड है उसमें सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की है, और वो वैल्यू मैंने आप लोगों को बता दी। अब स्पेसिफिक हीट का यूनिट भी याद रखो। अब जो पॉइंट बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना। अब हम गैसेस की तरफ जाएंगे।
अभी तक हमने जो भी एग्जांपल लिए वो लिक्विड के लिए है, सॉलिड के लिए भी बता देता। ये हटा देना, ये देखो तो ध्यान दो, पहले हम लिखते सॉलिड एंड लिक्विड। नॉन सॉलिड्स एंड लिक्विड में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी है, याद रखना, वाटर की। आप किसी सॉलिड को हीट करो या लिक्विड को हीट करो तो ये फॉर्मूला दोनों के लिए अप्लाई होता है, स्पेसिफिक हीट का दोनों के लिए अप्लाई होता है, सॉलिड एंड लिक्विड। गैसेस के लिए भी अप्लाई होता है पर वो बाद में देखेंगे हम लोग। तो ये फॉर्मूला सॉलिड और लिक्विड दोनों के लिए अप्लाई होगा। बट आप जब किसी सॉलिड और लिक्विड को हीट करते हैं तो वॉल्यूम चेंज होता, बट हम बोलेंगे कि वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली क्या है, कांस्टेंट। वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली क्या है, कांस्टेंट। पानी बॉईल कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक्सपांड होगा, वो इतना ज्यादा भी एक्सपांड नहीं होता। हम अप्रोक्सीमेटली उसको वॉल्यूम को कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं। सॉलिड को भी आप लोगों ने बचपन में ये देखा होगा एक्सपेरिमेंट कि एक बॉल लो और उसको उस रिंग में से पास करो तो वो पास हो जाएगा। अब इस बॉल को थोड़ा गर्म करो और अब पास करने की कोशिश करो इस रिंग में से, तो वो उस रिंग में से पास नहीं होगा। सॉलिड एक्सपांड होता यानी वॉल्यूम चेंज हो रहा, लिक्विड भी एक्सपांड होता, उसका भी वॉल्यूम चेंज होता, पर जितना गैसेस का वॉल्यूम चेंज होता उतना ज्यादा सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम चेंज नहीं होता। इसीलिए जब हम किसी सॉलिड या लिक्विड को हीट करेंगे तो हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो सॉलिड और लिक्विड की किसी की भी जब स्पेसिफिक हीट लिखेंगे तो हम लिखेंगे CV, फॉर्मूले में थोड़ा चेंज, Q/m डेल्टा T, यानी उनकी स्पेसिफिक हीट रहेगी हमेशा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप पानी को हीट करो या किसी सॉलिड को हीट करो, आयरन के टुकड़े को हीट करो, तो वॉल्यूम चेंज होता उनका, पर इतना ज्यादा चेंज नहीं होता। तो हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, हम बोलेंगे कि वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है। तो जब भी हम किसी सॉलिड या लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखेंगे तो हम वो लिखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV। बट गैसेस में ऐसा नहीं है। तो याद रखना, सॉलिड्स एंड लिक्विड ओनली हैव वन स्पेसिफिक हीट व्हिच इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लिक्विड एंड गैसेस में दो अलग अलग तरह के स्पेसिफिक हीट है, तो वो आप समझना जरूरी है। तो आप जब किसी सॉलिड को हीट करेंगे या लिक्विड को हीट करेंगे, याद रखना वॉल्यूम चेंज होता। हमने बचपन से यही पढ़ा है कि लिक्विड और सॉलिड एक्सपांड होते, पर वो इतने कम एक्सपांड होंगे कि हम उनको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहां बोलेंगे कि सॉलिड और लिक्विड को एक ही स्पेसिफिक हीट वैल्यू है। जैसे वाटर के लिए हमने अभी एक ही वैल्यू लिखा था, क्या लिखा था, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। दूसरी कोई वैल्यू लिखा क्या, नहीं। पर गैसेस के लिए जब हम लिखेंगे, जैसे हाइड्रोजन ले लिया, तो उसके लिए दो अलग अलग स्पेसिफिक हीट लिखनी पड़ेगी, जबकि वाटर के लिए हम एक ही लिख रहे हैं। ये याद रखो, वाटर के लिए या किसी और सॉलिड के लिए, जैसे लिक्विड है, आयरन बोलो या एल्यूमिनियम बोलो या गोल्ड बोलो, जब उनको हीट करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होता, पर कंसीडरेबली इतना कम होगा कि हम उसको निग्लेक्ट कर देंगे। तो जब भी किसी सॉलिड और लिक्विड को हीट करेंगे तो उसकी स्पेसिफिक हीट जब लिखेंगे तो एक ही वैल्यू लिखेंगे। जैसे वाटर की एक ही वैल्यू लिखे, दो अलग अलग वैल्यू बताई क्या, नहीं, एक ही वैल्यू लिखेंगे बस, और वो भी है कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि हम जब सॉलिड और लिक्विड को हीट करेंगे तो ज्यादा वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, बट जब हम गैस को हीट करेंगे तो उसमें हीट करने के दो अलग अलग तरीके हैं। तो किसी भी गैस के हम दो अलग अलग स्पेसिफिक हीट की वैल्यू बता सकते हैं। जैसे वाटर की एक बताया है, तो हाइड्रोजन की मान लो एक है 2, तो एक आएंगी 3.4 या 3.5 जो भी आएंगी, पर हम दो अलग अलग स्पेसिफिक हीट की वैल्यू बताएंगे डिपेंडिंग कि हम उसको हीट कैसे कर रहे हैं, हीट करने की कंडीशन पे वो वैल्यू डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो याद रखना, सॉलिड्स एंड लिक्विड, ये लिखना, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स ओनली हैव वन स्पेसिफिक हीट, उनकी एक ही वैल्यू रहेगी, बट गैसेस हैव टू स्पेसिफिक हीट। कैसे, वो बता। तो याद रखना, सॉलिड्स एंड लिक्विड ओनली हैव वन स्पेसिफिक हीट एंड दैट टू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट में एक ही वैल्यू आएगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बट गैसेस की जब स्पेसिफिक हीट लिखते हैं ना, तो दो अलग अलग वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। जैसे वाटर की हमने यहाँ एक ही बोला बस, हाँ, वो जो 4.4200 बोला है वो वैल्यू वही है, सिर्फ हमने यूनिट बदल दिया, इसलिए वैल्यू दूसरी लिखी थी हमने, पर अब एक ही है। समझो, इसका भी हम कैलोरी में लिखेंगे और इसको भी हम कैलोरी में लिखेंगे, तो इसके दो अलग अलग वैल्यूज आएंगे।
जबकि इसकी एक ही वैल्यू है। तो याद रखना सॉलिड्स एंड लिक्विड, कोई भी एक सॉलिड ले लो या कोई भी एक लिक्विड ले लो, इट हैज ओनली वन स्पेसिफिक हीट। बट जब हम गैस कंसीडर करेंगे तो इट हैज टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक हीट। वो कैसे, वो समझेंगे आप। तो याद रखना सॉलिड और लिक्विड को हीट करेंगे तो हम इमेजिन कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सॉलिड और लिक्विड की एक ही स्पेसिफिक हीट लिखेंगे एंड दैट टू एट, ये याद रखना, कांस्टेंट वॉल्यूम। हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि जब हम वाटर की स्पेसिफिक हीट लिख रहे हैं तो हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि उसका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। तो दिस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और सॉलिड और लिक्विड के लिए एक ही स्पेसिफिक हीट है एंड दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। गैसेस हैव टू स्पेसिफिक हीट, वो अब ध्यान से समझना। तो ये मिटा दीजिए पूरा। अब गैसेस के स्पेसिफिक हीट का समझेंगे, पर पहले आप स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन बता देता। फॉर्मूला हो चुका है, यूनिट हो चुका है, कॉन्सेप्ट हो चुका है, अब डेफिनेशन देखो उसकी, और फिर हम गैसेस हैव टू स्पेसिफिक हीट उसको समझेंगे। Whereas solid and liquid only has one specific heat and that too at constant volume। याद रखना solid और liquid की specific heat लिखते हम at constant volume। चलो specific heat की definition सुनो, फॉर्मूले पर से बनाएंगे डेफिनेशन, तो यूनिट वगैरह हो चुका है, डेफिनेशन को देखते हैं, कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं। अब सुनो, सी मान लो अगर मेरे को लिखना है C इज इक्वल्स टू Q, तो उसके लिए M और डेल्टा T की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 1। M की वैल्यू लेंगे 1 kg और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर लेंगे 1 डिग्री सेल्सियस। तो एट दैट टाइम जो एनर्जी सप्लाई करेंगे आप, वो स्पेसिफिक हीट के जितनी ही रहेंगी उसकी वैल्यू, C इज इक्वल्स टू Q या Q इज इक्वल्स टू C। तो यही हमारी डेफिनेशन है, ध्यान से सुनना। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? It is the amount of heat required. Specific heat is the amount of heat required या heat supplied to raise the temperature of unit mass of a substance. Unit mass को गर्म करना है, unit mass of a substance through 1 degree Celsius. Through 1 degree Celsius या 1 Kelvin भी बोल सकते हैं। फिर से देखो, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट हमने क्या लिखा था? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो 1 ग्राम अगर वाटर ले, तो यहाँ केजी में था या ग्राम में, ठीक है, और 1 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर चेंज करना है, तो स्पेसिफिक हीट कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, 1 कैलोरी, और वही वाटर की क्या बन गई, स्पेसिफिक हीट। समझ में आ रहा? 1 ग्राम ऑफ वाटर लिया, उसको 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना है, तो कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, 1 कैलोरी। वही हम यहाँ लिख रहे हैं कि जितनी एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी उतनी ही आपकी स्पेसिफिक हीट है, मगर तब जब मास है 1 kg और टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस, या मास है 1 ग्राम और टेम्परेचर चेंज है 1 डिग्री सेल्सियस, तो ये कैलोरी में आएगा, ये जूल में आएगा, उतना ही फर्क है। समझ में आ रहा? तो डेफिनेशन सुनना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इन दोनों की वैल्यू 1 कंसीडर कर रहे हैं। अगर मास लिए हम लोग, जैसे वाटर का ले 1 kg, मास है 1 kg और टेम्परेचर चेंज करना है 1 डिग्री सेल्सियस से, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस टू 11 डिग्री सेल्सियस। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रहता, पर हम उतने डिटेल में जाने वाले नहीं है अभी, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करना है। चेंज कितना हुआ देखो, 11 माइनस 10 यानी 1। मास कितना है 1 kg। तो अब इसको कितनी एनर्जी सप्लाई करेंगे, अगर इसमें लिखे SI में, तो एनर्जी सप्लाई रहेगी 4200 जूल्स। क्या है कन्वर्शन अभी बताया था, तो ये उसकी बन गई स्पेसिफिक हीट। जितनी एनर्जी सप्लाई करेंगे उतनी उसकी स्पेसिफिक हीट है, तो वही यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन में लिखे, क्योंकि SI में क्या लिखा था हम लोगों ने, 4200 जूल पर kg डिग्री सेल्सियस, तो वही लिखा है 4200 जूल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था स्पीड का, जैसे हम कभी लिखते 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है इन 1 सेकंड। तो यहाँ पे भी हम वही बोल रहे हैं, एनर्जी सप्लाई, स्पेसिफिक हीट मतलब एनर्जी सप्लाई
टू रेज द टेम्परेचर, जैसे 1 सेकेंड बोला था तो यहाँ बोलेंगे रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस यानी 1 kg थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, बस वैसे ही लिख रहे हैं वहां, तो वही उसकी डेफिनेशन है। तो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड यानी Q to raise the temperature of unit mass of a substance to 1 degree Celsius। तो 1 डिग्री सेल्सियस से उसको बढ़ाना है, कितना मास 1 kg, तो उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस टू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट टेम्परेचर, ऑफ दैट मटेरियल। तो देखो फिर से, स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों की वैल्यू 1 डाल दो तो C इज इक्वल्स टू Q, एंड जितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उसी को हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। देखो अगर इन दोनों की वैल्यू 1 है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। देखो अब गैसेस के चलते हैं, तो solid and liquid have only one specific heat, but gases has two specific heat। क्यों वो भी बताना पहले देखते हैं। तो अब हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट फॉर गैसेस। स्पेसिफिक हीट for gases या specific heat capacity of gas। ना जब आप किसी सॉलिड या लिक्विड को हीट करेंगे तो एक ही कंडीशन रहती, आप जब उसको हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम ज्यादा चेंज नहीं होगा, बट अगर आप किसी गैस को हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज होता। जैसे हम हॉट एयर बलून में उसमें गैस को गर्म करते तो वो एक्सपांड होती, एक्सपांशन की वजह से वॉल्यूम बढ़ गया, उसका वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम, इसीलिए वो बलून हवा में ऊपर जाता है। हॉट एयर बलून देखा होगा ना आप लोगों ने, ये ऐसा, यहाँ वो बास्केट लटकी हुई है और यहाँ पे एक फ्लेम थ्रोवर रहता है वहां पे, जो फ्लेम इमिट करेगा यहाँ से और गैस को गर्म करेगा। अब ये गैस अंदर की गर्म होगी, गर्म होने की वजह से एक्सपांड होगी थोड़ी सी, ठीक है, एक्सपांड होगी, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी डिक्रीज, इसीलिए डेंसिटी कम होने की वजह से वो बलून ऊपर जाता है। तो आप गैस को थोड़ा भी हीट करो तो बहुत ज्यादा एक्सपांड होती, सॉलिड और लिक्विड इतना ज्यादा एक्सपांड नहीं होते, जबकि गैसेस बहुत ज्यादा एक्सपांड होती, तो उसका एक्सपांशन कंसीडर करना है। तो गैस को हीट करने के दो तरीके हैं, पहला है कांस्टेंट वॉल्यूम, जैसे हम लोग किसको हीट कर रहे थे, लिक्विड और सॉलिड को, और एक है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो गैस को हीट करने के दो अलग अलग तरीके हैं, इसीलिए एनर्जी सप्लाई बदल जाएगी। अगर एनर्जी सप्लाई बदल गई तो स्पेसिफिक हीट भी बदल जाएगी। याद रखना सॉलिड एंड लिक्विड ओनली हैज वन, जैसे हमने वाटर की एक ही स्पेसिफिक हीट लिखी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, दो अलग अलग वैल्यू लिखी क्या उसकी, नहीं। बट जब किसी गैस की स्पेसिफिक हीट लिखते तो दो स्पेसिफिक हीट लिखनी पड़ेगी उसकी, एक लिखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक लिखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में गैस को कैसे हीट करेंगे, देखो हम एक कंटेनर लेंगे जो पूरी तरह पैक है, अब इसमें गैस है, इसमें गैस है, अब इस गैस को हम हीट करेंगे, इस गैस को हम लोग हीट करने वाले हैं, ये इसको हीट कर, ठीक है। और यहां पे आप कैसे हीट करेंगे, देखो अब यहां पे आप गैस कितना भी हीट कर लो, गैस को हम एक्सपांड होने के लिए जगह ही नहीं दे रहे, तो वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। बट किसी कंटेनर में आप गैस को हीट कर रहे हैं और वो एक्सपांड होने की कोशिश कर रही, पर वो एक्सपांड नहीं हो पा रही, तो वो उस पर प्रेशर डालेंगे बहुत ज्यादा, और प्रेशर एक लिमिट से ज्यादा हो गया तो वो कंटेनर फट जाएंगे। तो यहाँ प्रेशर चेंज हो रहा पर वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है। सेकेंड केस, ये यहाँ पे कंटेनर ऐसा बनाएंगे हम लोग,
तो यहाँ एक पिस्टन लगा देंगे मूवेबल, ये पिस्टन है जो मूव हो सकता है। अब हम इसको हीट करेंगे यहाँ पे, तो अब इसके अंदर जो गैस है वो एक्सपांड होने की कोशिश करेगी। एक्सपांड होने की कोशिश मतलब वॉल पे प्रेशर डालने की कोशिश करेगी, पर जैसे ही वो प्रेशर डालने की कोशिश करेगी, ये पिस्टन मूवेबल है तो वो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर की तरफ सरक जाएगी। ये यहाँ आ गया पिस्टन, पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो गया। तो क्या चेंज हो रहा? वॉल्यूम, बट क्या प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्योंकि देखो यहाँ क्या हो रहा था, जब आप इसको हीट करने के लिए एनर्जी सप्लाई कर रहे थे तो गैस एक्सपांड होने की कोशिश करेगी, बट उसके पास एक्सपांड होने के लिए जगह नहीं है, तो कोशिश कर रहे पर एक्सपांड हो नहीं पा रहे, तो डेफिनेटली प्रेशर बढ़ता जाएगा। जैसे प्रेशर कुकर, फिर एक लिमिट से ज्यादा प्रेशर हो गया तो ऊपर सीटी में से वो प्रेशर रिलीज हो जाता। अगर उसमें सीटी बंद कर दी जाए किसी तरह, करना नहीं बेटा, उसे बता रहा, तो प्रेशर कुकर फट जाएगा एक लिमिट के बाद। तो इसीलिए वहां प्रेशर कुकर में सीटी दी रहती है कि एक लिमिट से ज्यादा प्रेशर हो तो उसमें से प्रेशर बाहर निकल जाए, ठीक है, हमारे लिए डेंजर नहीं हो। या एक सेफ्टी वॉल्व भी दिया रहता वहां रबर का, अगर सीटी में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वो सेफ्टी वॉल्व फट जाएगा रबर का और प्रेशर वहां से रिलीज हो जाएगा, अदरवाइज प्रेशर कुकर फट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्रेशर बढ़ेगा पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब यहाँ जब हम हीट करेंगे गैस को, इसके अंदर जो गैस है उसको हीट करेंगे तो वो गैस एक्सपांड होने की कोशिश करेंगी, जैसे यहाँ कर रही थी। तो यहाँ उसके पास एक्सपांड होने के लिए जगह नहीं थी, वॉल्यूम कांस्टेंट था। अब यहाँ उसके पास एक्सपांड होने के लिए जगह है, वो गैस पिस्टन पे प्रेशर डालेगी और वो पिस्टन ऊपर मूव हो जाएगा, तो प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। फोर्स जैसे लगने वाला रहेगा अपने आप पिस्टन मूव हो जाएगा, तो वॉल्स पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो गैस को हीट करने के दो अलग अलग तरीके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। गैस को हीट कर सकते हैं आप एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और आप गैस को हीट कर सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ जो एनर्जी सप्लाई करेंगे सपोज दिस इज Q1, और यहाँ जो एनर्जी सप्लाई करेंगे सपोज दिस इज Q2, दोनों सेम नहीं रहेंगे, तो स्पेसिफिक हीट भी अलग रहेंगी। यहाँ जो स्पेसिफिक हीट रहेंगी उसको हम बोलेंगे CV, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और यहाँ जो स्पेसिफिक हीट रहेंगी वो रहेंगी CP, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। गैस को कैसे हीट कर रहे हैं उस पे उसकी स्पेसिफिक हीट डिपेंड करेंगे। यानी जब आप हाइड्रोजन की स्पेसिफिक हीट लिखेंगे तो आपको दो लिखना पड़ेगा, एक CP की वैल्यू लिखनी पड़ेगी और एक CV। जब हम सॉलिड के लिए लिखते किसी या किसी लिक्विड के लिए लिखते तो हम उसकी एक ही स्पेसिफिक हीट लिखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सॉलिड एंड लिक्विड ओनली हैज वन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बट जब आप गैस को हीट करेंगे तो उसके दो स्पेसिफिक हीट लिखने पड़ेंगे, वन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड अनदर एट कांस्टेंट प्रेशर। कौन ज्यादा है कौन कम है वो बता रहा है, याद रखना। सॉलिड लिक्विड है ओनली वन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आप उसको जब हीट करेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा चेंज नहीं होता, ठीक है। तो आप ऐसे हीट करो या लिक्विड को ऐसे हीट करो पिस्टन के साथ, पिस्टन मूव होगा बट थोड़ा सा निग्लिजिबल, या ऐसे भी हीट करेंगे लिक्विड को चलेगा, ऐसे भी हीट करेंगे तो चलेगा, पिस्टन मूव होगा बट निग्लिजिबली थोड़ा सा मूव होगा। गैस में बहुत ज्यादा मूव हुआ है, लिक्विड और सॉलिड को अगर ऐसे हीट करेंगे, लिक्विड को कंटेनर पैक करके हीट करेंगे विद पिस्टन, तो लिक्विड एक्सपांड होगा थोड़ा सा, माइन्यूट सा मूव होगा वो। तो ये और ये केस उसके लिए सेम रहेंगी, वॉल्यूम कांस्टेंट। बट जब गैस को हीट करेंगे तो एक्सपांशन बहुत ज्यादा होता है, तो उसको या तो आप हीट करो एट कांस्टेंट वॉल्यूम या हीट करो एट कांस्टेंट प्रेशर, ये दोनों कंडीशन मैंने बता दी। तो सॉलिड हैव एंड लिक्विड हैव ओनली वन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बट किसी गैस की स्पेसिफिक हीट लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये गैस जो हीट एब्सॉर्ब करेंगी वो डिपेंड करेगा, यहां पे भी हाइड्रोजन गैस है समझो, और यहां पे भी हाइड्रोजन गैस है, तो दोनों भी हाइड्रोजन ही गैस है, पर कंडीशन के हिसाब से एक जगह ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, एक जगह कम। तो एक जगह की स्पेसिफिक हीट अलग, दूसरी जगह की स्पेसिफिक हीट अलग, यानी फॉर सेम गैस हीट कैसे कर रहे हैं उसके हिसाब से उसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू चेंज होगी। तो अब मैं वो बता रहा हूं, वो देखो पहले देख लो एक बार, आगे चलो। अब देखो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला तो वही रहेगा, बट समझना दोनों में डिफरेंस क्या है। अब मान लो यहां है, दोनों जगह सेम है, 1 kg हाइड्रोजन, यहां पे भी वहां पे। इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना है, 10 से 11, इसका भी उसका भी। और यहां इस तरीके से हीट कर रहे हैं और यहां इस तरीके से हीट कर रहे हैं। अब हम मास भी सेम ले रहे हैं, टेम्परेचर भी सेम ले रहे हैं, मटेरियल भी सेम है,
मटेरियल सेम, क्या ले रहे हैं हाइड्रोजन, मटेरियल सेम, मास सेम, ये भी सेम, स्पेसिफिक हीट अलग अलग क्यों आ रही वो समझना, ध्यान रखना। यहां जो एनर्जी सप्लाई करेंगे, समझो मैंने 10 जूल एनर्जी सप्लाई किया, तो हमारा टेम्परेचर हो गया 10 डिग्री से 11 डिग्री सेल्सियस, यानी जो अचीव करना था वो मिल गया। तो यहां जो भी एनर्जी आप सप्लाई करेंगे वो यूज होंगी टू इंक्रीज द कौन सी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, यानी गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये हटा देना, इंटरनल एनर्जी यहां लिख देते, इंटरनल एनर्जी मतलब क्या चेंज हुआ है, टेम्परेचर। तो यहां जितनी भी हीट सप्लाई करेंगे वो पूरी की पूरी जाएंगी टू चेंज द इंटरनल एनर्जी। और अब 10 जूल एनर्जी सप्लाई किया हमने, टेम्परेचर चेंज हो गया 10 डिग्री सेल्सियस टू 11 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहां मास सेम है 1 kg, गैस सेम है हाइड्रोजन, टेम्परेचर भी सेम चेंज करना है 10 डिग्री सेल्सियस टू 11 डिग्री सेल्सियस। अब हम यहां एनर्जी सप्लाई करेंगे समझो सेम 10 जूल, ठीक है। पर यहां प्रॉब्लम यह है कि इस एनर्जी का थोड़ा पार्ट यूज होगा टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी वो दिख रहा है वहां पे, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो यहां पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने में ही हो रहा था। अब समझना यहां पे, तो हमने क्या देखा कि यहां हाइड्रोजन है 1 kg, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो गया, मटेरियल भी सेम है, सब कुछ सेम है दोनों जगह। तो यहां हमने 10 जूल एनर्जी दिया और हमको ये अचीवमेंट मिल गई 10 to 11, तो वहां पे भी मिलना चाहिए। पर वहां प्रॉब्लम देखना क्या है, हम जो एनर्जी यहां सप्लाई कर रहे हैं 10 जूल, वो एक पार्ट उसका यूज हुआ टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, यानी समझो कितना 8 जूल। फिर आप बोलेंगे सर हमने तो 10 जूल दिया, फिर 8 जूल ही क्यों मिली उसको, बाकी एनर्जी कहां गई? तो बाकी एनर्जी यहां गई है टू डू वर्क। इसको एक्सपांड करना है ना, यहां एक्सपांड होने के लिए तो जगह ही नहीं थी, तो उसने पूरी हीट एब्जॉर्ब कर लिया और उसका खाली क्या चेंज हुआ है, टेम्परेचर। यानी यहां जो एनर्जी हमने सप्लाई की है वो पूरी की पूरी यूज हुई है टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, यानी क्या चेंज हुआ है, खाली टेम्परेचर। जबकि हमने यहां जो एनर्जी सप्लाई की है वो दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक पार्ट यूज होगा टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड एक पार्ट यूज होगा टू डू द वर्क। तो इसका टेम्परेचर 10 to 11 पहुंच गया, पर इसका टेम्परेचर अभी भी 10 to 11 नहीं पहुंचा है। गैस को 10 जूल एनर्जी चाहिए, हमने 10 दिया पर गैस को कितनी मिली है, 8। तो हमको अब यहां पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, समझो हम यहां देंगे 15 जूल। अब गैस को मिलेगी समझो 10 जूल एनर्जी और वर्क डन में जाएंगी 5 जूल एनर्जी। अब जाके इंटरनल एनर्जी को 10 मिली है, यहां पे भी इंटरनल एनर्जी को 10 मिली थी, तो इसका भी टेम्परेचर सेम, इसका भी टेम्परेचर सेम 10 to 11। अब इसको कंपेयर करेंगे तो ये दोनों का सेम हो गया देखो। पर यहां पे अगर एनर्जी देखेंगे तो 10 है, जबकि यहां एनर्जी 15 सप्लाई किया है। तो यहां मैंने जो एनर्जी सप्लाई किया पूरी की पूरी एज ए इंटरनल एनर्जी आ गई, यानी फॉर चेंजिंग द टेम्परेचर। जो मैंने यहां सप्लाई किया है पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी को मिली है क्या, नहीं, उसका कुछ पार्ट गया है टू डू वर्क, तो 5 जूल एनर्जी यहां चली गई। तो ये 10 + 5 15 है, जबकि गैस को 1 डिग्री के लिए यहां पता चल गया हमको कितना चाहिए था, 10 जूल, तो हमको यहां 10 जूल मिल गया, तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो गया। बट हमको एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी क्योंकि वहां वर्क हो रहा अगेंस्ट दैट पिस्टन, मूव करने के लिए उसको एनवायरमेंटल प्रेशर के अगेंस्ट। तो यहां हमको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। गैस को उतनी मिली 10 जूल, यहां पे भी गैस को उतनी मिली, पर यहां एनर्जी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ी, यहां कम। यहां 10 जूल पूरी की पूरी एब्सॉर्ब हुई है, गैस ने यूज किया है टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी, जबकि यहां हमने जो एनर्जी सप्लाई किया है वो दो पार्ट में यूज हुई है। एक पार्ट हुआ है टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी प्लस रिमेनिंग इज यूज्ड टू डू वर्क। देखो समझ में आया? तो आप बता सकते कि गैस को हीट करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम, तो किसमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही, कांस्टेंट प्रेशर में। मतलब स्पेसिफिक हीट किसकी ज्यादा है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो याद रखो ये Cp इज ग्रेटर देन Cv,
क्योंकि यहाँ एनर्जी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ रही, जबकि यहाँ एनर्जी कम सप्लाई की है, फिर भी टेम्परेचर उतना इंक्रीज हुआ है जितना यहाँ इंक्रीज हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ गैस ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रही। तो याद रखना Cp इज ग्रेटर देन Cv। अगर हाइड्रोजन के लिए Cp की वैल्यू लिखूं 2, तो इसकी Cv की वैल्यू आएगी समझो 1.5 समथिंग, जो भी आएंगी, जैसे एग्जांपल बता रहा है। तो याद रखना Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। पर जब किसी गैस के लिए आप स्पेसिफिक हीट लिखेंगे तो आपको दो अलग अलग तरीके से लिखनी पड़ेगी, वन एट कांस्टेंट प्रेशर, अनदर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो रिलेशन भी है, वो भी बता दो, पहले ये देख लो एक बार। देखो ध्यान से, हाँ स्पेसिफिक हीट का आगे बहुत काम है हम लोगों को। तो गैस को हीट करने के दो तरीके हैं, वन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अनदर एट कांस्टेंट प्रेशर। सब कुछ सेम रखा है हमने, गैस सेम है, मास सेम है, टेम्परेचर जो चेंज करना है वो भी सेम है, पर यहाँ कम एनर्जी में उतना ही टेम्परेचर मिल गया 11 डिग्री सेल्सियस, पर यहाँ ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके 11 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारी एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हो रही, एक पार्ट यूज हो रहा टू डू वर्क और एक पार्ट यूज हो रहा टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ 10 जूल में 1 डिग्री हुआ तो यहाँ पे भी 10 जूल लगेगा, पर वर्क डन के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो यहाँ एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी आप लोगों को, तब जाके वो टेम्परेचर उतना ही राइज होगा। तो याद रखना इस केस में आपको गैस को हीट करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू दैट केस। तो इसीलिए याद रखो, जब गैस के लिए दो स्पेसिफिक हीट लिखेंगे तो गैस में कांस्टेंट प्रेशर वाली स्पेसिफिक हीट ज्यादा रहेंगी एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। यूनिट तो वही है जो पहले बताया था, फिर से देखेंगे यूनिट का क्या मसला है, क्या चेंज होगा कुछ तो देखेंगे, पर वही याद रखो, फॉर्मूला भी वही है, यूनिट भी वही है, सिर्फ याद रखो गैसेस को लिखते समय दो स्पेसिफिक हीट लिखेंगे, वन एट कांस्टेंट प्रेशर, अनदर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इक्वेशन लिखते ध्यान दो, इक्वेशन समझना। तो यहाँ जितनी भी मैं एनर्जी दूंगा वो पूरी की पूरी यूज होंगी टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, जबकि यहाँ जो मैं एनर्जी सप्लाई करूंगा वो दो पार्ट में डिवाइड होंगी, टू डू वर्क एंड टू इंक्रीज द टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी। तो फिर से देखो, अब ये है कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा Q एनर्जी सप्लाई, Q1 का बोला है तो इट इज इक्वल्स टू वही फॉर्मूला mCV dt, या डेल्टा टी लिखना है तो डेल्टा टी लिख लो, dt लिखना है तो dt लिख लो, इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसके लिए लिखते थे, ये समझ में आ गया, mCVT, डेल्टा टी लिखना है तो डेल्टा टी लिखो, dt लिखना है तो dt भी लिख सकते हैं, चेंजिंग टेम्परेचर डेल्टा टी से भी चलता है, dt से भी चलेगा, आप चाहे तो इसकी जगह डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, dt भी लिख सकते हैं, दोनों भी बता दिए। और ये CV लिखा है, सॉलिड और लिक्विड में एक ही लिखते हैं CV बस, बट गैसेस में दो लिखेंगे, एक यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी Q2, तो Q2 का आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ m तो m सेम ही है, सिर्फ यहाँ CV की जगह लिखेंगे Cp और ये dt या डेल्टा टी जो भी लिखते हैं। तो ध्यान देना, क्या मैं ऐसा लिखूं तो चलेगा क्या, Q2 इज इक्वल्स टू, इसको 10 जूल एनर्जी चाहिए थी 1 के लिए, इसको भी वही लगी थी, ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं Q1 इसको जो एनर्जी चाहिए प्लस एक्स्ट्रा वर्क डन के लिए। इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपलीफाई कर रहा, देख लो समझ में आ रहा है, यानी इसको हमने 15 दिया तो आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ये है 15 इज इक्वल्स टू ये मिली 10 यानी इसके जितनी, और प्लस एक्स्ट्रा क्यों देनी पड़ी, क्योंकि हमको वर्क करना था अगेंस्ट द एनवायरनमेंट, पिस्टन को मूव करना था, तो ये एनर्जी और ये जो आंसर आएगा वो सेम रहेंगे, बट हमको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही क्योंकि हमको वर्क करना पड़ रहा वहां पे, तो ये लॉजिक समझना थोड़ा सा, ठीक है। तो ये मिटा देता है, फिर आगे चलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला हटा देता, वो वहां लिखेंगे तो उसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। ये आपको केमिस्ट्री में हुआ होगा, पर हमारे को एक बार लेना ही था अच्छे से, पूरा ही ले रहे हैं स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट,
केमिस्ट्री में हुआ होगा तो बहुत ही अच्छा है, तो ये याद रखो। अब गैस के बारे में है एटी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो गैस के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप देखो फिर से देखो यहाँ एनर्जी कितनी सप्लाई किया 15, उसमें से 10 गई इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए, प्लस एक्स्ट्रा हमको यूज करनी पड़ी 5 टू वर्क डन। तो ये है हमारा एनर्जी Q2, और ये फॉर्मूला हम लिख लेते डायरेक्ट। Q2 की जगह हमने क्या लिखा है आप ऊपर देखो, m Cp dt इट इज इक्वल टू, ये वो है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो m Cv dt प्लस ये वर्क डन, और गैस का वर्क डन का फॉर्मूला मैंने अभी जो चैप्टर खत्म किया है हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में, तो वर्क डन का फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को इसी पर से, तो वो था P dV, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। बर्नौलीज प्रिंसिपल में समझाया था, तो वो वर्क डन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये एनर्जी है 15, वही बता रहा, तो ये एनर्जी है 10 जो कांस्टेंट वॉल्यूम में लगी थी गैस को, यहाँ पे भी उतनी एनर्जी लगेगी क्योंकि सेम गैस है, बट हम एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं 5 जूल, क्यों? क्योंकि वो वर्क डन करना है, तो यहाँ इतनी ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही। ये कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जितनी चाहिए थी उतनी एनर्जी गैस को मिल गई, तो 1 डिग्री से राइज हो जाएगा, पर एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा वहां पे। तो ये रिलेशन देख लो, ये याद रखना, ये काम है हमारे वहां पे। तो P इज द प्रेशर एंड dV इज द चेंज इन वॉल्यूम। ये मैं डिराइव करके नहीं बता रहा, क्योंकि ये हमारा डिराइव करके हो चुका है P dV, बर्नौलीज प्रिंसिपल में देख लेना एक बार, वहां समझाया था। तो ये है प्रेशर और ये है चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये देखिए, तो दोनों को साथ में मिला के आप ऐसा इक्वेशन बना सकते हैं। तो यहाँ नंबर के साथ मैंने एक बार करके बता दिया, तो ये याद रखो। तो यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट P और इनटू P। तो इतनी एनर्जी जो कांस्टेंट वॉल्यूम में दे रहे थे उतनी एनर्जी गैस को लगेगी 10 जूल, जो है वो लगेगी ही वाली है, पर एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों देनी पड़ रही? क्योंकि यहाँ वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, बस सिंपल लॉजिक है। तो इस पर एक रिलेशन बना लेते, वो देखो, इसको इधर ले लो, तो m कॉमन, dt कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू, इधर बचेगा P dV। सो Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू P dV अपॉन में m dt। ठीक है, ये एक रिलेशन याद रखो, अगर केमिस्ट्री में होगा तो ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट इसमें वो बनाने वाले हैं आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल्स टू nRT। अगर याद होगा आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल्स टू nRT, where n is number of moles। तो यहाँ पे मास है तो मोलर वैल्यू भी कंसीडर कर सकते हैं, तो अभी फिलहाल ये m ही कंसीडर करो। सो PV अपॉन में NT, PV और NT, ये m है, मास है, और वो बाद में मैं फिर से समझाऊंगा एक बार, जैसे यहाँ तक पहुंचे तो मेयर्स रिलेशन बता ही देता, ये सामने हुआ है तो फिर से बाद में बताऊंगा, पर एक बार याद रखो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं R, सो Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, इसको बोलते हैं मेयर्स रिलेशन, बाद में है हमारे को फिर से, और अभी सामने था तो ये इक्वेशन बता दिया। तो ये इक्वेशन याद रखना, मैं मेयर्स रिलेशन फिर से एक बार बाद में बताऊंगा, ये कैसे आया वो याद रखना। तो यहाँ पे हम गैस को हीट कर रहे हैं, जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट कर रहे थे, वही गैस है, वही सेम मास है, उतने ही टेम्परेचर से आगे इंक्रीज करना है, सब कुछ सेम था, बट यहाँ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ी। वहां पे गैस को 10 जूल में 1 डिग्री सेल्सियस से राइज हो गया था, यहाँ पे भी होना चाहिए था, पर हमको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ी 5 जूल टू डू व्हाट, वही हमने यहाँ लिखा है। ये कांस्टेंट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी चाहिए प्लस एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही वर्क डन के लिए, तो यहाँ इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी, इतनी ज्यादा, क्यों? क्योंकि वर्क करना है। तो Cp इज ग्रेटर देन Cv, याद रखो, Cp इज ग्रेटर देन Cv, और Cp माइनस Cv इज R। ये इक्वेशन भी हम अभी बनाएंगे, पर एक बार जस्ट ये इक्वेशन याद रखो, इसके बाद ऐसे स्टेप करके ये मेयर्स रिलेशन मैं बाद में फिर से लूंगा। एक चीज और बताता हूँ, वो देख लो पहले, ये देख लो, तो ये मैं वापस से लेने वाला हूँ, पर ये याद रखना PdV, बर्नौलीज प्रिंसिपल में बताया था PdV,
इसी डायग्राम पर से समझाया था वो देख लेना एक बार, और ये कैसे लिखा वो याद रखो। इसके बाद मैं यहाँ तक वापस एक बार आप लोगों को बेयर्स रिलेशन में लेके जाऊंगा, पर अभी नहीं, अभी फिलहाल यहाँ तक याद रखो, ये स्टेप्स हम बाद में फिर से करेंगे। तो यहाँ तक देख लो, तो Cp इज ग्रेटर देन Cv और Cp माइनस Cv की वैल्यू है R। अगर R याद हो आप लोगों को तो इट इज गैस कांस्टेंट, वो हम देखेंगे अभी वापस। तो एक बार आप छोड़ दो इसको, हम वापस से लेंगे उसको, क्योंकि ये इक्वेशन भी बताने वाला हूं मैं कैसे आता, फिर देखेंगे। और ये भी हटा देंगे, ये बेयर्स रिलेशन है, हम बाद में देखेंगे फिर से, बस फिलहाल ये याद रखो कैसे आया। तो 15 जूल, ये है 15, उसमें से 10 जूल इंटरनल एनर्जी के लिए, बची हुई 5 जूल कहा गई है टू डू वर्क। तो उसको इतनी एनर्जी लगेगी गैस को 1 डिग्री सेल्सियस से जितनी कांस्टेंट वॉल्यूम में लग रही थी, पर हमको यहाँ एक्स्ट्रा एनर्जी इतनी क्यों देनी पड़ रही? क्योंकि वर्क डन कर रहा है, जबकि यहाँ वर्क डन करना नहीं था। तो ये थोड़ा सा याद रखना। तो गैसेज हैव टू स्पेसिफिक हीट, वन एट कांस्टेंट प्रेशर, अनदर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड याद रखो Cp इज ग्रेटर देन Cv। कांस्टेंट प्रेशर में ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, कांस्टेंट वॉल्यूम में इतनी ही एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही थी, बट कांस्टेंट प्रेशर में एक्स्ट्रा एनर्जी 5 जूल सप्लाई करनी पड़ी क्योंकि वर्क करना था। तो ये याद रखना, Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, ये भी पॉइंट याद रखो। और एक चीज बताना वो भी देखना, फिर स्पेसिफिक हीट का था, Cp इज ग्रेटर देन Cv। चलो आगे चलते हैं, एक चीज और बता दो, वो देखते हैं। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट जो भी बताया, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, ठीक है, फॉर्मूला लिख रहे Cv इज इक्वल्स टू एनर्जी सप्लाइड अपॉन m डेल्टा T एंड Cp इज इक्वल्स टू Q अपॉन m डेल्टा T। तो ये अलग अलग नहीं है एनर्जी सप्लाई ना, तो अभी फिलहाल अलग अलग फॉर्मूला लिखा है तो उसको रहने देते हैं। अब यूनिट देखो क्या आएगा, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसका भी वही यूनिट आएगा। डेफिनेशन सुनना, स्पेसिफिक प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, पहले हम बोल रहे थे यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, तो अब लिखेंगे यूनिट मास ऑफ अ गैस, यूनिट मास ऑफ अ गैस, यूनिट मास ऑफ अ गैस, सिर्फ गैस वर्ड डालना है सब्सटेंस की जगह, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसकी डेफिनेशन सुनना, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एक मिनट, तो अब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की डेफिनेशन सुनना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ गैस, सब्सटेंस की जगह सिर्फ गैस वर्ड यूज कर रहे हैं, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। अब देखो यूनिट बदलना है, समझो, जनरली गैस को आप लोगों ने देखा होगा मोल में गिनते हैं, आप लोगों को केमिस्ट्री में देखा होगा मोल, तो यहाँ केजी की जगह अगर मैं मोल लिखना चाहूं डिग्री सेल्सियस, तो सिर्फ नाम बदलेगा और यूनिट बदला है। तो अब ये है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, तो इसको बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट। ये है मोलर स्पेसिफिक हीट, ये है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। थोड़ा ही चेंज है डेफिनेशन में, फॉर्मूला वही रहेगा, याद रखो इसको स्मॉल सी से डिनोट करते और इसको स्मॉल सी से, सीवी सीपी, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सीवी से और इसको कैपिटल से। फॉर्मूला वही Q अपॉन m डेल्टा T, Q अपॉन m डेल्टा T। अब यहाँ m की जगह हम लेंगे n। नंबर ऑफ मोल्स, जैसे वो इक्वेशन अभी बताया था ना, आप लोगों को केमिस्ट्री में हुआ होगा, हम लेने वाले हैं PV is equals to nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये n जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स, तो वही हमने यहाँ लिखा है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो अब देखो डेफिनेशन यहाँ क्या थी, पहले हमने बोला था सब्सटेंस, फिर हमने यूनिट मास ऑफ गैस कर दिया, यहाँ यूनिट मास की जगह 1 मोल ऑफ गैस कर देंगे, उतना ही फर्क है। फिर से सुनना,
Specific heat, molar specific heat at constant volume is defined as amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas through 1 degree Celsius. तो पहले सॉलिड और लिक्विड के लिए यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बोला था, प्रिंसिपल स्पेसिफिक के लिए यूनिट मास ऑफ अ गैस बोला है, मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए 1 मोल ऑफ गैस वर्ड यूज कर रहे हैं, बस यूनिट इसका भी वही रहेगा। फिर से सुनना, molar specific heat at constant pressure is defined as amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas। यहां जैसे 1 kg बोल सकते हैं या यूनिट मास बोल रहे थे हम लोग, यहां बोल रहे हैं 1 मोल और n आ गया नंबर ऑफ मोल्स। 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे है और कांस्टेंट वॉल्यूम में है तो ये, कांस्टेंट प्रेशर में है तो ये। यहां 1 kg गैस कंसीडर कर रहे हैं, यहां 1 मोल गैस कंसीडर कर रहे हैं, उतना ही फर्क है। रिलेशन भी है, याद रखो, CV मोलर स्पेसिफिक हीट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं इनटू CV। ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, ये मोलर स्पेसिफिक हीट बड़ा सी, या फिर प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और इसका भी रिलेशन है Cp इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट। और ये केमिस्ट्री में हुआ होगा, अपने काम का नहीं है, थोड़ा बहुत फिर भी बता दिया मैंने। तो कहीं कहीं पे क्या है, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट को S से भी डिनोट करते हैं ताकि मिक्स नहीं हो, क्योंकि हम C निकालते हैं ऐसा और ऐसा, अब कैपिटल कौन सा स्मॉल कौन सा वो फर्क पता नहीं चल रहा, तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट को S से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर याद रखो स्मॉल c से डिनोट करना है और इसको कैपिटल C से डिनोट करना है। और इसमें और इसमें ये है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये दोनों का रिलेशन। ये मोलर स्पेसिफिक हीट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट, ऑक्सीजन का 16 तो इसका है 32, तो ये 32 आएगा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट m, और ये इनटू CV यानी प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। ये मोलर स्पेसिफिक हीट, ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये उन दोनों का रिलेशन। Cp का भी है, ये है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, सॉरी ये है मोलर स्पेसिफिक हीट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। तो स्मॉल cv और ये Cp ये है, और कैपिटल CV और Cp ये, तो ये रिलेशन भी याद रखना। यूनिट बदल गया तो नाम बदल गया। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट में 1 kg ऑफ गैस लेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट में 1 मोल ऑफ गैस लेंगे, बाकी सब सेम रहेंगे। तो मेयर रिलेशन में भी चेंज आएगा, तो हम वो मेयर्स रिलेशन बाद में फिर से लेंगे, तो तब मैं वो चेंज भी आप लोगों को बता दूंगा क्या करना है। तो मेयर्स रिलेशन लेंगे हम लोग फिर से बाद में, अभी वो आप लोगों को वापस देखने की जरूरत नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं है, मेयर्स रिलेशन में बाद में बताऊंगा आप लोगों को वापस। तो ये देख लो एक बार, ठीक है ना। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट अगर 1 kg गैस बोल रहे, मोलर स्पेसिफिक हीट अगर 1 मोल ऑफ गैस बोल रहे, तो नाम बदला है, और ये उनका रिलेशन याद रखना। मोलर स्पेसिफिक हीट और प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट का रिलेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट और प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट का रिलेशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये है मॉलिक्यूलर वेट और ये है मॉलिक्यूलर वेट, और ये n मतलब नंबर ऑफ मोल्स। केमिस्ट्री में हुआ है ये, फिर भी मैंने एक बार आपको ये पूरा स्पेसिफिक हीट शॉर्ट में समझा दिया। अब हम हमारा चैप्टर शुरू कर पाएंगे, तो जहाँ पे भी स्पेसिफिक हीट आएगा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। Solids and liquid only have one specific heat, where gases have two specific heat, either at constant volume or at constant pressure। अगर 1 यूनिट मास या 1 kg बोल रहे हैं तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, और 1 मोल ऑफ गैस लेंगे तो मोलर स्पेसिफिक हीट। ये याद रखना। मेयर्स रिलेशन याद रखने की जरूरत नहीं, वो मैं फिर से बताऊंगा आपको, तो ये मिटा देते हैं। और ये वीडियो में हमने पूरा स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा है। नॉन सॉलिड लिक्विड में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट किसकी है? वाटर की। गैसेस की बात नहीं कर रहे थे वहां पे। गैसेस, सॉलिड एंड लिक्विड ओनली हैव वन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बट गैसेस हैव टू स्पेसिफिक हीट, आइदर एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये याद रखना, Cp इज ग्रेटर देन Cv। क्यों ग्रेटर है वो भी बता दिया। कांस्टेंट प्रेशर में जब आप हीट करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, और कांस्टेंट वॉल्यूम में
कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो भी क्यों, वो भी समझा दिया और उनका रिलेशन भी बता दिया। मेयर्स रिलेशन में वो रिलेशन एक बार मैं फिर से बताऊंगा आप लोगों को। तो अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।